आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका रात की हमारी रोजाना की वीडियो में। आज तारीख है 5 जनवरी 2026 की और हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। बीते 24 घंटे में क्या कुछ बीता है, रोचक बातें और शायद एक दो बातें और वेनेजुएला या फिर ईरान से हम कर लेंगे। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगी वीडियो की शुरुआत करेंगे हम यूक्रेन से। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में अगर हम देखें, लिविव शहर जो कि पश्चिमी यूक्रेन का सबसे मुख्य शहर है, इसको काउंट किया जाता है। मिलिट्री कमिशनर्स हैव बिकम द मेन एनिमी फॉर द पॉपुलेशन ऑफ वेस्टर्न यूक्रेन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सैन्य अधिकारी हैं जो कि लोगों को जबरन सेना में भर्ती करते हैं, ये पश्चिमी यूक्रेन में अब एक्टिव हो चुके हैं। अभी तक ये चीज लार्ज स्केल पर ईस्टर्न यूक्रेन यानी पूर्वी यूक्रेन और मध्य यूक्रेन यानी सेंट्रल यूक्रेन में देखने को मिलती थी, लेकिन थोड़ा बहुत पश्चिमी यूक्रेन इससे कुछ हद तक बहुत ज्यादा ये चीज पश्चिमी यूक्रेन में नहीं थी। कुछ लोग शायद पश्चिमी यूक्रेन में सेफ थे, लेकिन अब पश्चिमी यूक्रेन यानी वेस्टर्न यूक्रेन, वेस्ट पार्ट में भी ये चीजें एक्टिव हो चुकी हैं, जिस कारण से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिलता है। और ये चीज होगी, निश्चित तौर पर होगी। मेरे ख्याल से वो जो लाइन है, क्या कहते हैं, अनटिल द लास्ट यूक्रेनियन, वो लाइन बिल्कुल सही है। जब तक यूक्रेन में कोई भी आम नागरिक जीवित है तब तक ये युद्ध चलेगा। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ। रिपोर्ट पढ़ते हैं हम रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। 45 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें नुकसान था। निपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की हमने बात की थी। वॉस्तव ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें बताती है कि बीते 24 घंटे में 220 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था। ये हमने बात कर ली वोस्तो ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। काफी सारी छोटी छोटी सफलताएं थी। एक सफलता नोवो पावलिवका के आसपास देखने को मिलती है, ये मैदानी खेत खलिहान के इलाके में, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज अब नोट की जा सकती है कि इस फ्रंट लाइन के आसपास काफी समय से रूसी सेना एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब ये चीज चेंज हो चुकी है। अब मेरे ख्याल से नोवो पावलिवका के आसपास अब रूसी सेना एक्टिव हो चुकी है। कितना क्या गोल्स हैं, कितने क्या एक्टिविटी होगी, ये देखने वाली एक बात होगी, जरूर होगी। और सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट भी यहाँ पर हमें दिख जाती है, और ये रिपोर्ट कहती है कि बीते 24 घंटे में 350 यूक्रेनियन सैनिक, 12 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 6 पिकअप ट्रक्स, कुछ इस तरीके से ये नुकसान थे यूक्रेनियन सेना के। पक्रोव्स्क शहर के उत्तरी छोर में एक छोटा सा ये जो फार्म हाउस आप देख पा रहे हैं, ये भी मार्क कर दिया गया है रूसी सेना की सफलता के तौर पे। और यूक्रेनियन सेना के लिए भी एक सफलता मार्क की गई है। रोडेंस के गांव में वापस से ये चीज देखने को मिलती है कि यूक्रेनियन सेना के द्वारा काउंटर अटैक्स चालू हो गए हैं, और इनमें कुछ आंशिक रूप से सफलता भी मिल रही है। अगर ये सफलता आगे बढ़ पाती है यूक्रेन की, तो मे भी शायद यूक्रेन कुछ कर पाए, वरना वही जो हमेशा का सिलसिला रहता है वही फिर से रिपीट हो जाएगा कि बहुत सारे नुकसान उठाने के बाद फिर यूक्रेनियन सेना को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एफपीवी ड्रोन और आर्टिलरी शेल्स, सैनिक, इन सब की संख्या में जो रूसी सेना है इसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए हमें बताती है कि बीते 24 घंटे में 180 यूक्रेनियन सैनिक, एक टैंक, 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 4 आर्टिलरी गन, 21 मोटार व्हीकल, ये सब नुकसान के तौर पर देखने को मिले थे। और ये भी एक छोटी सी सफलता देख लीजिए, यहाँ पर देखने को मिलती है। मैदानी इलाका और थोड़ा सा ये जंगल का इलाका, इसको अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका जैसा हो जाता है। आप देख पाएंगे ये थोड़ा सा ऊंचा इलाका है, और सामने की ओर जहां पर ये टैंक का आइकन मैं घुमा रहा हूँ, ये थोड़ा सा निचला इलाका देखने को मिलता है। इससे हम ये चीज मालूम चलती है, ये रहा वो टैंक का आइकन जो मैं घुमा रहा था, ये निचला इलाका है। और ये जो इलाका है ये थोड़ा थोड़ा सा पहाड़ी इलाका, ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचा इलाका है। ऊंचे इलाके में अभी जो रूसी सेना है ये एडवांस करने की कोशिश कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि निचले छोर में जो जो रूसी सैनिक यहाँ पर एडवांस कर रहे हैं, इस गांव के इलाके को साफ कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ये देखिए हाईवे से लगा हुआ बहुत लंबा एक
गांव है, यहाँ पर घर ही घर हमें दिखाई देते हैं। इन रूसी सैनिकों को सपोर्ट मिल सके ऊंचाई पर स्थित रूसी सैनिकों से। आगे देखें तो यहाँ पर ज्यादा कुछ खास मेरे ख्याल से नहीं है। कुपियांस्क शहर की ओर चलते हैं, वही हमें कुछ मिल जाएगा शायद। कुपियांस्क शहर में स्थिति जस की तस बनी हुई है। बहुत मिक्स्ड अप स्थिति है। आप ये मैप का हाल देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर है। इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाना एक्चुअली मेरे बस में है भी नहीं, लेकिन हाँ, हम यहाँ पर कोशिश करते रहते हैं। अभी यहाँ पर ये जो गांव आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से रूसी सेना के नियंत्रण में है, ऐसा रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है आधिकारिक तौर पर। और ये जो बीचों बीच के इलाके हैं, यहाँ पर मिक्स्ड सिचुएशन है। यहाँ पर यूक्रेनियन सैनिक मेरे ख्याल से स्थित है और इनसर्कल्ड है, या फिर कोई और बातें भी हो सकती है। जो मेरा अनुमान था वो तो मैंने आपको बता दिया। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें बताती है बीते 24 घंटे में 180 यूक्रेनियन सैनिक और कुछ नुकसान देखने को मिले थे। हाल क्या हो रखे हैं कुपियांस्क शहर के, ये भी हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कितनी बर्फबारी होकर रखी है ये भी देखने को मिलता है। जो मौसम है ये बहुत अच्छा नहीं है, जिस कारण से दोनों ही सेनाओं के लिए कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहले तक रूसी सेना के लिए दिक्कतें नहीं आ रही थी, लेकिन मौसम थोड़ा खराब होने के कारण यहाँ पर रूसी सेना के लिए भी कुछ दिक्कतें निश्चित तौर से आ रही हैं। आगे देखें हम तो वोवचांस्क के आसपास कुछ नहीं देखने को मिलता। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखने को हमें मिल जाती है, जो कि हमें बताती है बीते 24 घंटे में 290 यूक्रेनियन सैनिक, 1 टैंक, 4 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 15 मोटार व्हीकल, 1 आर्टिलरी गन, 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 6 एम्यूनिशन डिपो, और इस तरीके से ये सब नुकसान देखे गए थे। और ये कुर्स्क राज्य, हाँ, कुर्स्क राज्य के ये जो बॉर्डर से लगे इलाके हैं, ये आप ये गांव देख सकते हैं। इसका नाम मैंने हाईलाइट कर भी दिया। यहाँ पर हमले किए गए थे यूक्रेनियन सेना के द्वारा, और एनर्जी फैसिलिटीज को मेनली जो बिजली के सबस्टेशन है इनको कुछ नुकसान पहुंचाया गया था, जिस कारण से 115 गांव और 11,000 आम नागरिकों के आसपास ये जो है ये इन तक बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। एटलीस्ट एक दिन के लिए तो ये स्थिति थी, 24 घंटे तक इनके पास सप्लाई नहीं आ पाई थी बिजली की। उसके बाद फिर कुछ काम हुआ होगा, अगर हुआ होगा रिपेयर का, तो यहाँ पर स्थिति कुछ ठीक हुई होगी। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट हम देख लेते हैं। एक रिपोर्ट में 41 ड्रोन्स का हमें जिक्र देखने को मिलता है, और एक और रिपोर्ट इसमें 253, और इसमें 41 अगर ऐड करते तो ये हो जाता है 294। 294 यहाँ मेरे ख्याल से ये चीज खत्म हो जाती है शायद, या कि कुछ और भी अगर देख ले तो नहीं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर ये, या कि थोड़ा बहुत कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब कि 300, एक अप्रोक्सीमेट संख्या आप ले लीजिए, 300 के आसपास ड्रोन्स मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। जो एक्चुअल नंबर ऑफ यूक्रेनियन ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन ने मारे थे रूस पर, ये इससे ज्यादा ही होंगे निश्चित तौर पर। और एक रिपोर्ट कहती है बीते एक हफ्ते में 1500 से अधिक यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए गए हैं रूस के आसमानों में। ये टोटल नंबर, ये टोटल संख्या नहीं है जो यूक्रेन ने उपयोग की है, ये तो वो संख्या है जो कि रशियन एयर डिफेंसेस ने मार गिराए हैं। अगर एक सेफ साइड पर भी ले लें तो 1700-1800 तक जो यूक्रेनियन ड्रोन है ये देखे गए हैं रूसी आसमानों में, जो कि हमें बताते हैं कि यूक्रेन के जो जो ड्रोन हमले हैं ये किस स्तर पर है। अब ये रूस के जो ड्रोन हमले हैं इनको मैच कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, नंबर में, एक्चुअली में मैच कर रहे हैं। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो तो यूक्रेन के पास है नहीं, रूस के जैसे एडवांस आधुनिक मिसाइल्स, लेकिन हाँ, अगर ड्रोन की बात करें तो ड्रोन में यूक्रेन अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है रूस को। 8 ओपेक प्लस कंट्रीज जो कि मुख्य तौर पर कच्चे तेल और गैस का निर्माण करती है, इनकी मीटिंग होने वाली है जल्दी ही। इनमें मुख्य रूप से बात करें कुछ देशों की तो सऊदी अरेबिया, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक और ओमान इत्यादि, ये सारे जो देश हैं ये इनकी मीटिंग होने वाली है, और इसमें तय किया जाएगा कि आगे तेल का
का प्रोडक्शन किस तरीके से करना है। इसका मुख्य कारण है जो अमेरिका ने अभी हाल ही में एक एडवेंचर किया है, जो कि मेरे ख्याल से एक फेल एडवेंचर है। इसमें ज्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं। एक खास वीडियो मैंने इसके ऊपर मैंने किया भी था, आप देख भी सकते हैं। बीते 1-2 दिन के अंदर इस वीडियो के 3-4 वीडियो पीछे जाइए, 3-4 वीडियो के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा सारी रिपोर्ट। यही कारण है रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ या कहें सेक्रेटरी दिमित्री मेदवेदेव ने भी कमेंट किया था। इन्होंने बताया था कि अमेरिका अब कोई चीज छुपा भी नहीं रहा है। सारी दुनिया ये बात कहती है कि अमेरिका युद्ध लड़ता है तेल के लिए, कच्चे तेल के लिए, एनर्जी रिसोर्सेस के लिए, और ये बात अब अमेरिका छुपाता भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात देखने को जरूर मिलती है कि अमेरिका कम से कम अपने इंटरेस्ट की रक्षा कर रहा है। अमेरिका को क्या चाहिए कि साउथ अमेरिका और अमेरिका के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहे, अमेरिका की बात मानी जाए। इसको अमेरिका इन्फोर्स कर रहा है, इसको हासिल कर रहा है, और रिसोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए उसके लिए, कच्चा तेल, कोयला, गैस इत्यादि, ये सब भी छीन रहा है, अलग अलग देशों से हड़प रहा है। और इस बात में कोई राय नहीं है। इनका एक इशारा, ये मैं आम भाषा में बताऊं तो यूरोपियन कंट्रीज की ओर था कि अमेरिका अपना फायदा जानता है और यूरोपियाई देश जो है वो अमेरिका के पीछे पीछे घूमने की जगह अगर अपना फायदा थोड़ा देखे तो एक ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। आज के ड्रोन और मिसाइल हमलों की बात करें, कुछ इस तरीके से मैप हमें दिखाई देता है। राजधानी कीव और चेरनिहिव राज्य में ज्यादातर हमले देखने को मिले थे। ज्यादा वीडियो सबूत निकल कर नहीं आ पाए थे आज इनके। लेकिन अगर बात करें रिपोर्ट की तो 174 कुल संख्या थी, जिसमें से कि 165 अलग अलग लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का उपयोग किया था रूस ने, और 9 इस्कंदर एम मिसाइल्स का उपयोग किया गया था। और एक बात हम आपको बताते हैं, ये हो सकता है आज की ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं मानता। ऐसी चीजें आजकल हो रही हैं, होती भी रहती है, होती भी रहेंगी। और ये खबर ये कहती है कि यूक्रेन की जो इंटरनल सिक्योरिटी सर्विसेज है इनके जो हेड है, यूक्रेन की इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस जिसको कि एसबीयू कहा जाता है, इसके जो चीफ है, इसके हेड, इनको इनके पद से हटा दिया गया है। कारण क्या है? इनका भ्रष्टाचार। एक व्यक्ति ये जो है, जो खुद को राष्ट्रपति कहते हैं, जो दुनिया भर का भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, ये अपने मंत्रियों को हटा रहे हैं। किस बात के लिए? क्योंकि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये बहुत आइकॉनिक चीज है, बहुत आइकॉनिक चीज है। पावर आउटेजेस, मौसम खराब होने के कारण भी यहाँ पर बिजली कल नहीं आ पाएगी राजधानी कीव में। हो सकता है कि कुछ कुछ बिजली रिपेयर हो गई हो, हाँ, राजधानी कीव के आसपास, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर राजधानी के आसपास एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन ये देखने को मिलेंगे। आज के जो जो ड्रोन और मिसाइल हमले के जो रूट्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये एक प्रिपरेशन है मेरे ख्याल से, जिसके बाद जो मुख्य हमले होंगे ये कुछ ठीक ठाक संख्या में देखने को मिलेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आखिर कब पुतिन के आवास पर जो यूक्रेनियन ड्रोन हमले हुए थे इसका उत्तर देगा रूस, क्या देगा भी या नहीं, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। आप भी करिए इंतजार, देखते हैं क्या होता है। लार्ज स्केल रिलोकेशन ऑफ द यूएस आर्मर्ड फोर्सेस, ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि यहाँ पर यूरोप में अमेरिका के बहुत सारे फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट, बहुत सारी जो सैन्य सामान है ये डिप्लॉय किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 4 जनवरी को कितने सारे C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, KC-135 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 3 जनवरी को कितने सारे लोड यहाँ पर किए गए थे। और ये ज्यादातर यूनाइटेड किंगडम के जो एयर बेसेस हैं, जैसे कि एक एयर बेस पे आपको जूम इन करके दिखाऊं, ये देखिए, ये एक एयर बेस है, यहाँ पर काफी सारे ये भेजे गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान पर युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि यही सेम चीज पिछली बार भी देखी गई थी। और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। इजराइल से 1-2 खबरें मैं अगर आपको दिखाऊं, वैसे तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन हाँ, एक खबर मैं आपको दिखा देता हूं। इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है, इसने एक ऑपरेशन को अप्रूव कर दिया है। ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक करके इसका नाम है, और ये ईरान के खिलाफ
किया जाएगा, क्योंकि इजराइल जानता है कि ईरान में जो स्थिति है वो अभी अच्छी है नहीं, और ये ऑपरेशन अब ऑफिशियली ये चीज आ चुकी है। अगर ये हमारे पास आ चुकी है तो ये दुनिया भर के पास आ चुकी है, ईरान को भी ये खबर मिल चुकी है, और ईरान इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। ईरान से फोटोज निकल कर आई हैं, MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स रूस के द्वारा काफी सारे भेज दिए गए हैं। ईरान को ये ईरान की रक्षा कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार काफी नुकसान हुए थे ईरान को। इजराइल को भी कुछ ठीक ठाक नुकसान हुए थे, जिस कारण से इजराइल को युद्ध रोकना, इजराइल ने युद्ध रोक दिया था, क्योंकि इजराइल को नुकसान हो रहे थे। लेकिन हाँ, ईरान को थोड़े ज्यादा ही नुकसान हुए थे इजराइल के कंपैरिजन में। कैजुअलिटी सो फार 37 लोगों की कम से कम मौत हुई है। ईरान में जो प्रोटेस्ट अलग अलग चल रहे हैं, इनमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। वेनेजुएला से अगर कुछ बात करें तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती है। ये नंबर ऑफ आइकन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। एक दो बातें इंपॉर्टेंट, ट्रंप अभी भी धमकी दे रहे हैं जो वेनेजुएला की सरकार है इनको, कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो बहुत कुछ आपके साथ सही नहीं होगा। और अमेरिका एक सिस्टम अपना खुद का प्रिपेयर कर रहा है कि किस तरीके से जो वेनेजुएला की सरकार है इसको ये कंट्रोल करेंगे और अपनी बातें मनवाएंगे। क्या ये सफल होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जो वेनेजुएला के नागरिक हैं इनको एकदम मुफ्त इंटरनेट, फ्री इंटरनेट ये देने वाले हैं थ्रू February 3rd। जी हाँ, फ्री इंटरनेट मिलने वाला है वेनेजुएला के लोगों को। क्या वाकई में मिलेगा या नहीं, देखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।